Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, निवेश क्लासेस बांका के इंग्लिश सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते थे कि मैं इससे पहले नोटबुक में पढ़ाया करती थी, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जैसे कि वीडियोस क्लियर नहीं आते थे, आवाज़ ठीक ठीक आ जाती थी पर वीडियोस क्लियर नहीं आते थे। तो इस वजह से थोड़ा स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी बोर्ड अवेलेबल है, तो आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो चीज़ों को मैनेज करना। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, और टेंस के बारे में हमने क्या बताया था कि टेंस किसे कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। क्या क्या था वो पार्ट? मेरे साथ बोले। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस में लाते हैं। और पास्ट में वो होता है, जो दूसरा पार्ट है पास्ट, वो होता है जिसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। हाँ, जैसे कि हमने कहीं हम घूमने गए थे और कहीं हम घूम रहे हैं। और फ्यूचर के बारे में तीसरा पार्ट फ्यूचर, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हम उसे टेंस नहीं कहते, बट हमें अभी उसे टेंस की श्रेणी में ला करके रखना होगा और उसे टेंस कहना होगा। ठीक है, तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि शाम को मैं एक मूवी देखूंगी। अभी खुदा हाफिज मूवी आया है, हम सोच रहे हैं कि हम एक मूवी देखेंगे शाम को 4 बजे। ठीक है, और सडनली 4 बजे 3:30 बजे हमें कुछ ऐसा काम नजर आ गया जिसकी वजह से हम वो मूवी नहीं देख पाए। तो इसलिए फ्यूचर को जो है ना ही हमने एक्सपीरियंस किया है, ना ही हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस समय का वो हिस्सा जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। ठीक है, समय का वो हिस्सा जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, उसे हम फ्यूचर का हमने एक नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला क्या था? इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बोले परफेक्ट, और चौथा क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में क्या है कि वो ना 2 टेंस को मिला करके एक टेंस बनाया गया, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। 4 नाम बोले अभी, कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस 2 टेंस को मिला करके, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला के एक टेंस बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता था कि V1 के साथ S या ES का यूज करते हैं, और कभी कभी V2 का भी यूज होता है उसमें। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, मतलब जो अभी हो रहा है, इसलिए हम उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया? कंटिन्यू, इसलिए इसमें वर्ब का ING फॉर्म हम यूज करते हैं। और उसके बाद आता है क्या? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो एग्जैक्टली हो चुका है, पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, इसलिए वहां पे हम वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जैसे कि हमने बताया कि 2 टेंस को मिला करके एक टेंस बनाया गया है, तो परफेक्ट के लिए हम क्या V3 का यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए V1 का ING फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ रही है? तो उस जो वर्ब, जो उसका हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हम वहां पे उसका एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, देखें क्या है, क्या लिखा है? ये बी। क्या लिखा है? बी। तो इसका 3 पार्ट है। पहला फॉर्म क्या होगा इसका? पहला फॉर्म शायद साफ से दिख नहीं रहा है आप लोगों को।
क्या लिखा हमने? बी। तो इस बी का 3 फॉर्म होगा, तभी तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो पहला फॉर्म क्या होगा इसका? इज एम आर। ये मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। क्या होगा? इज, एम और आर। दूसरा फॉर्म क्या होगा? वॉज एंड देन वर। इसे हम ना वेयर नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? पढ़ेंगे इसे वर। बोल के सुना है? वर। ओके। नेक्स्ट आता है इसका, ये हो गया पहला फॉर्म, ये हो गया दूसरा फॉर्म, और तीसरा फॉर्म आता है इसका, क्या लिखा? बीन। क्या लिखा? बीन। ओके। तो जैसा कि हमने अभी बताया, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा? बोले जरा मेरे साथ। परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो इस परफेक्ट के लिए हमने बताया था कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लेना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो गया? बीन। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। और कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या कहा था? V1 का ING फॉर्म। क्या कहा था? V1 का ING फॉर्म। तो इसलिए हम प्लस बीन प्लस V1 का ING फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आई ये बात? चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या कहा था कि उसमें लिख करके बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रेजेंट क्या लिखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सबसे पहले इसे समझे कि ये जो इज और एम और आर है, ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है। तो इज जो होता है वो हमेशा से सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होता है। जब भी कोई सिंगुलर वर्ड है उसके लिए हमेशा हम इज का यूज करते हैं। और एम हमेशा यूनिवर्सल है और वो सिर्फ एक वर्ड के लिए यूज होता है, जिसका नाम क्या है? आप लोग को पता होगा क्या नाम है उसका? आई। एम जो है हमेशा सिर्फ एक वर्ड के लिए यूज होता है और वो क्या है? वो वर्ड है आई। और आई ही एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया का सबसे छोटा वर्ड है। वो लेटर भी है और वो खुद में एक वर्ड है। दुनिया का सबसे छोटा वर्ड कौन है? आई है। तो हम एम किसके लिए यूज करते हैं? हमेशा आई के लिए। और ये आर जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? जैसे कि इज होता है सिंगुलर के लिए, तो आर हमेशा से प्लूरल वर्ब के लिए यूज होता है। समझ में आ रही है आप सबको? तो आप इसे नोट डाउन करें, फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बस हम बस ऐसे ही थोड़ा सा वर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं। इसको लिखें जरा इसे।
आई होप आप सबने लिख लिया होगा। तो अब हम आते हैं किस पे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पे। ओके, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था अपने पिछली क्लास में। कौन कौन सा? पहला किया था एफर्मेटिव पे, क्या कहा मैंने, एफर्मेटिव पे, और दूसरा क्या था नेगेटिव या इंटेरोगेटिव पे। और एफर्मेटिव के लिए क्योंकि हमें प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट पे चल रहे हैं, तो हम कहाँ थे, हम थे प्रेजेंट एंड डेफिनेट पे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बारे में हम क्या बता रहे थे कि उसमें जो है उसके लिए जैसे कि एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिखा हमने, डू। ये हेल्पिंग वर्ब का जो पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म होता है, पहला फॉर्म क्या होता है, डू या डज। दूसरा फॉर्म होता है डिड, और तीसरा फॉर्म होता है डन। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्योंकि प्रेजेंट है तो हमें हमेशा प्रेजेंट वाला फॉर्म लेना होगा, तो हम लेंगे डू या डज वाला फॉर्म। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे कि पता है कि पहला फॉर्म लेंगे हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होगा वो, जैसे कि उस दिन बताया था, पहला बताया था एफर्मेटिव, क्या लिखा हमने, एफर्मेटिव, और दूसरा लिखा नेगेटिव या बोल के सुनाओ, क्या लिखा, इंटेरोगेटिव। क्या लिखा, इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि एफर्मेटिव, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एफर्मेटिव और इधर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। और अब इस एफर्मेटिव को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और क्या नाम होता है दोनों पार्ट का, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। पहला क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला था, क्या था, V1 के साथ S या ES, यही फॉर्मूला था। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे V1 के साथ S या ES। अब आते हैं प्लूरल के तरफ। तो प्लूरल की तरफ हम सिर्फ किस चीज का यूज करेंगे, V1 का, ओनली एंड ओनली V1 का। जिस तरह से कि एफर्मेटिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उसी तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और यही सेम, क्या नाम होगा उसका, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। तो जैसा कि इसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट में V1 का SEIS फॉर्म यूज किए और इसके लिए V1 का फॉर्म यूज किए, तो जैसे ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव का सेंस आएगा तो हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना शुरू कर देंगे। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू प्लस S या ES। ठीक है, क्योंकि डू खुद एक पहला फॉर्म है, तो इस तरह से सेंस बन गया कि V1 भी हो गया और उसके साथ S और ES का सेंस बन गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब प्लूरल बनेगा ये, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। समझ में आया आप सबको कि जब भी नेगेटिव इंटरोगेटिव एफर्मेटिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लिखा, डू प्लस S या ES। वैसे ही प्लूरल के लिए क्या लिखा, डू प्लस
V1 का यूज करना है। तो उसके बाद जैसे हम एक बहुत छोटा छोटा इसको एग्जांपल लेकर के हम इसको समझ लेंगे। जैसे एक लिखते हैं कि आप सब हमें बताएं यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताएं क्या होगा यहाँ पे। मुझे आवाज आ रही है, जैसा लग रहा है कि बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे होगा राइट्स। हाँ सही है। तो क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, आप लोगों का सवाल होगा कि आखिर ये राइट लिखा था, ही राइट अ लेटर तो हो सकता था ना, लेकिन ये गलत होगा। और आप पूछोगे कैसे गलत होगा, पूछना लाजमी है। तो जैसा कि अभी एक स्ट्रक्चर बताया कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब का पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं, ये इंटरोगेटिव तो है नहीं। इंटरोगेटिव माने क्वेश्चन वाला, ठीक है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें कि नॉट का हम यूज करते हैं। तो ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव के लिए हमने क्या यूज किया था, वर्ब का पहला फॉर्म के साथ एस या ईएस का। तो इसीलिए क्योंकि ये वर्ब का पहला फॉर्म है, इसके साथ हमें ईएस का हमने यूज किया। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ही राइट्स अ लेटर। उसी के साथ इस पे हम और भी कई सारे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अभी हम आते हैं, क्योंकि अभी हमने एफर्मेटिव पे बनाया, अब हम नेगेटिव पे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव पे हम बनाएंगे जैसे ही डू नॉट राइट्स अ, कुछ आवाज आ रही है, कुछ लग रहा है, कुछ मतलब कुछ गलत हो, हाँ क्या लग रहा है? राइट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ही डू नॉट एंड डज लगा देंगे, ही डज नॉट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जब डू प्लस एस या ई एस का फॉर्म बन गया, तो ये क्या बन गया मिल करके, क्या बन गया, डज। तो इस सेंटेंस में कहीं आपको कुछ लग रहा है, जैसे मैंने लिखा ही डू नॉट राइट्स अ लेटर, कुछ गलती नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, इसी तरह का सेंटेंस एरर जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ये ऐसे लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो गलती कर जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, पहले तो हमारा एरर यहाँ पे हुआ और दूसरा एरर हमारा यहाँ पे हुआ। क्या क्या हुआ, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डज, ही डज नॉट, और देन इस एस को नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर। समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम किस पे, क्योंकि हमने नेगेटिव लिख लिया, असर्टिव लिख लिया। अब बात करते हैं किसकी, क्लोज एंडेड। यानी कि क्लोज एंडेड पहले क्या होता है आप लोग को पता, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें सिर्फ हमें यस और नो का आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पूछा था आपसे कि क्या आप लोगों ने लंच किया, तो आपका आंसर होता हाँ या ना। अगर मैं पूछती कि आप लोगों ने क्या क्या लंच किया, तो ये किसके अंतर्गत आता, ये ओपन एंडेड के अंतर्गत आता। ये क्वेश्चन किसके अंतर्गत आता, ओपन एंडेड के तरफ। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें हमें डिटेल से बताना होता कि आपने क्या क्या लंच किया है। तो उसी तरह से अब हम आते हैं किस पे, इंटरोगेटिव पे, क्लोज एंडेड पे। तो क्लोज एंडेड के लिए मैं आपसे इसी सेंटेंस को कैसे लिखूंगी, तो मैं इस सेंटेंस को लिखूंगी, डज ही राइट अ लेटर। क्या लिखा हमने, डज ही राइट अ लेटर। तो ये हो गया क्लोज एंडेड, क्योंकि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ
क्या उसने पत्र लिखा, तो आपका सिर्फ आंसर होगा या तो हाँ या तो फिर नहीं। यही इसी दो चीज में आंसर होगा आपका। ठीक है, तो जब ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, अब बारी आती है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो क्योंकि पिछले क्लास में मैंने इसे पढ़ा दिया था, फिर भी आप एक बार इसे नोट कर लो। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, अब हम किसके बारे में जानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। क्या लिखा, बोल के सुना है? और कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर इससे पहले हमने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, और इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, V1 के फॉर्म के साथ ing, ये बताया था। और क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, तो जैसे कि इंडेफिनिट के लिए हमने डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, उसी तरह से अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें हम बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब। और इस बी हेल्पिंग वर्ब का 3 फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, इज, एम, आर, was, were and been। 3 फॉर्म ये था। तो हम यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है तो इसलिए हम पहला फॉर्म यूज करेंगे, और पहले फॉर्म का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, इज, एम, आर प्लस B1 का ing फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, तो इसके साथ अब हम जैसे कि एक इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे एक सेंटेंस था, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अभी एक सेंटेंस हम बनाते हैं, राम इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस था, राम राइट्स अ लेटर, ये था। अब इसी पे हम कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे, तो जो एफर्मेटिव का असर्टिव का सेंटेंस होगा वो क्या होगा, राम, क्योंकि ये लगाना है हमें इन सब में से कोई एक, तो राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये किसका बन गया सेंटेंस, ये बन गया असर्टिव का, मतलब जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और नेगेटिव में हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसे बनाइए नेगेटिव में। और अगर हम इसी को क्लोज एंडेड में, इसी सेंटेंस को अगर हम क्लोज एंडेड में बनाए यानी इंटरोगेटिव में बनाए, तो वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे, बस क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे ला करके रख देना है। तो मतलब इज राम राइटिंग अ लेटर। समझ में आया आपको? तो जैसा कि अगर हम इसी को, अगर हम एक सेंटेंस ले, वर्ड से अगर किसी इसका एक सेंटेंस बनाए, तो वर्ड से सेंटेंस बनाने पर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, जरा देखेंगे गौर से, व्हाट इज राम राइटिंग अ लेटर। थोड़ी सी गलती होगी, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखना है और यहाँ पे राइट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा, व्हाट इज राम राइटिंग अ लेटर। ये क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही क्वेश्चन है?
ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आंसर भी दे रहे हैं। हमने पूछा कि व्हाट इज राम राइटिंग अ लेटर, है ना, तो इसमें हमने आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या बताया था, रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। ज्यादातर ये एफकेट वगैरह सबके एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब जो है बेसिकली जो लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, उन सब चीज के लिए हम इसे यूज करते हैं। लिटरेचर के लिए हमें इनका यूज करना होता है। जनरली हमारे एग्जाम में जैसे सीजीएल वगैरह है, ये सब एग्जाम में इनका क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये बी एक जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बारे में आप सब जानते हैं। बी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, अकेला ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके टोटल 8 फॉर्म्स हैं। समझ में आ रही है कि बी एक ऐसा अकेला वर्ब है जिसके टोटल 8 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया, ये सारे इसके एग्जाम्पल दिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट, बोल के सुनाए मेरे साथ, परफेक्ट। क्या, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और इस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जैसे कि अभी हमने इंडेफिनिट के लिए यूज किया था किसका, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डू। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या यूज किया, बी। और अब परफेक्ट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हैव। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव। और इसका 3 फॉर्म क्या है ये भी जानते हैं। पहला फॉर्म है इसका हैज और हैव। दूसरा फॉर्म है इसका हैड और तीसरा फॉर्म क्या है, हैड। बात करते हैं हैज और हैव के बारे में। तो हैज हमेशा हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैज का। और प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, V3। और क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसके लिए हम यहाँ पे ये पहला फॉर्म लेंगे। तो क्या लिखा हमने, हैज, हैव प्लस V3, क्योंकि परफेक्ट का स्ट्रक्चर V3 था और प्रेजेंट फॉर्म में है ये, तो इसलिए हैज, हैव प्लस V3। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। जैसे कि उसका एक सेंटेंस लिखा था राम राइट्स अ लेटर, तो उसी पे हम बनाएंगे कि राम हैज, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट ये, राम हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, अब और अगर हम इसको नेगेटिव में बनाए तो नेगेटिव में हम क्या लिखेंगे, राम हैज नॉट रिटन अ लेटर। और अगर इसी को हम क्लोज एंडेड यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पे अगर बनाए तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैज राम रिटन अ लेटर।
समझ में आया ये बात? 3 फॉर्म हो गया इसका, असर्टिव, नेगेटिव और क्लोज एंडेड, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लेना है, हैज, हैव। और परफेक्ट के लिए हमने कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया था? वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया था। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 3 यूज किया अभी तक, फिलहाल 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? इंडेफिनिट के लिए डू का, कॉन्टिन्यूअस के लिए बी का और परफेक्ट के लिए हैव का। ठीक है। और इन सब में जैसे बारी आई प्रेजेंट की, क्या होगा? प्रेजेंट के लिए, और दूसरा एक आता है पास्ट। तो इन सब के लिए हमने क्या क्या यूज किया था? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट, इसके लिए हमने यूज किया था डू या डज का। लेकिन जैसे ही पास्ट की बारी आई थी तो पास्ट में हमने क्या लिखा था? डिड। ठीक है। उसके बाद आता है बी। इसमें हमने इंडेफिनिट में हमने क्या लिखा था? इज, एम एंड आर। और पास्ट की जब बारी आई थी तो उसमें हमने लिखा था इसके लिए क्या? वॉज और या वर। क्या लिखा था? वॉज या वर। और बात आती है हैव की, तो हैव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लिखा था हैज या हैव, और पास्ट के लिए हमने यूज क्या किया था? हैड। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? प्राइमरी वर्ब के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी वर्ब के नाम से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो है और डिटेल से हम जानेंगे इनके बारे में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम और खूब सारा पढ़ें। धन्यवाद।